डेट है आज 14 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नोखई। न्यूखई या नौखाई भी बोलते हैं इसे। एक फेस्टिवल है, त्योहार, जो वेस्टर्न उड़ीसा और झारखंड के एडजॉइनिंग एरियाज हैं जो उड़ीसा से लगते हैं, जैसे सिमडेगा का एरियाज है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ये आप उड़ीसा देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे, और ये झारखंड का कुछ इलाका, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, मतलब कृषि से रिलेटेड त्यौहार है ये। इसमें जब राइस का सीजन होता है उसको वेलकम करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये 5th डे पे मनाया जाता है जब लूनार फोर्टनाइट होता है। लूनार फोर्टनाइट का मतलब है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन। यानी कि आपने पढ़ा होगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दो पक्ष होते हैं हिंदू कैलेंडर के महीने में, एक शुक्ल पक्ष और एक होता है आपका कृष्ण पक्ष। तो ये जो होता है लूनार फोर्टनाइट, ये अगस्त से सितंबर महीने में जो आता है उस महीने को ये लोग बोलते हैं भाद्रपद या फिर भाद्र। जो हिंदू कैलेंडर या हिंदी के जो कैलेंडर होता है ना, हिंदी भाषा का, जनरली हिंदी भाषा के कैलेंडर में भी इस महीने को बोलते हैं भाद्र का महीना या फिर भाद्रपद का महीना। तो ये लूनर फोर्टनाइट के 5वें दिन पे मनाया जाता है लगभग। जो जनरली गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, यानी कि जो भी फसल अभी काटी है, जैसे चावल की फसल उगाई जाती है जून से सितंबर में, अब ये फसल जब काटी जाएगी तो ये फसल सबसे पहले अपने जो डेटीज़ हैं, यानी कि अपने देवी देवता, उनको चढ़ाया जाता है भोग की तरह। तो एक रिचुअल सही है, उनका रीति रिवाज है। और जो हार्वेस्टेड क्रॉप चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं ना बनना। ना बनना बोलते हैं उस क्रॉप को जो भी हार्वेस्टेड की है। हार्वेस्टेड का मतलब जो फसल अभी कटाई की है, जैसे चावल की खेती इस समय में कटाई करते हैं, तो ये फसल चढ़ाई जाती है देवता को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना LCA-MK2। LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भाई साहब ये है LCA-MK2 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एयरक्राफ्ट है जो अभी न्यूज़ में है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 नाम का फाइटर प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है, सेकंड जनरेशन का फाइटर प्लेन है, मतलब लड़ाकू विमान है एक। किसने डेवलप किया है ये? देखो DRDO की एक एजेंसी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे डिफेंस यानी कि रक्षा के लिए इक्विपमेंट बनाती है, जैसे मिसाइल वगैरह बना देगी या फिर हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान वगैरह। तो ये DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। इसकी डिफरेंट डिफरेंट हमारे मतलब कंट्री में, एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लैब होती हैं, तो ये बनाती हैं इक्विपमेंट वगैरह। तो इस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने बनाया है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2, जो सेकंड जनरेशन का है। इसकी फर्स्ट जो फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी 2023 से। और जो इसकी कैपेबिलिटी है लगभग 6500 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। यानी कि जो ये जहाज है, ये एयरक्राफ्ट है, ये 6500 किलोग्राम वजन अपने अंदर रख के, कुछ मान लो इसके अंदर कुछ गोला बारूद रखना हो, कोई मान लो डिफेंस के इक्विपमेंट्स, आर्म एम्यूनिशन, हथियार वगैरह रखने हो, तो इतने किलोग्राम के हथियार लेके जा सकता है। नेक्स्ट है सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो सुबनसिरी एक रिवर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा की ये ट्राइब्यूटरी है। ये है सुबनसिरी जो दिखाई दे रही है। ये तिब्बत के प्लेटू से निकलती है, यानी कि चाइना से, यहाँ से तिब्बत का प्लेटू है, यहाँ से निकलती है। और ये तिब्बत से होते हुए यहाँ पे घुसती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे मिरी हिल्स है, मिरी की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पे ये घुसती है इंडिया में, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है ये। ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ। मतलब जब एक बड़ी नदी में छोटी नदी आके मिल जाती है तो उस छोटी नदी को बोलते हैं ट्राइब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी। तो यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि बिजली बनाई जाएगी। यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, डैम के जरिए, पानी के जरिए फोर्स यूज की जाएगी पानी की, और उससे टरबाने घुमाई जाएंगे और बिजली बनाई जाएगी। इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है सुबनसिरी रिवर पे। असम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और सुबनसिरी रिवर को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। ये तिब्बत प्लेटू से निकलती है और मिर्मी हिल्स जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है लार्जेस्ट, ये याद रखना, सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर की सुबनसिरी रिवर है। और ये प्रोजेक्ट को जो डेवलप कर रही है वो है भाई साहब ये कंपनी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ये कंपनी है NHPC, ये कंपनी डेवलप कर रही है इसे। और जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा 2023 में, तो इंडिया का ये सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होगा इंडिया का, जब ये बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इस पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद, इसलिए ये न्यूज़ में आया। क्यों चल रहा है विवाद? देखो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो इसको यहाँ पे एंटी डैम मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे डैम बांध बनाया जा रहा है, क्योंकि देखो पानी पे जो मतलब रिवर में जो पानी चल रहा है उसको रोका कैसे जाएगा? डैम बना के। और फिर फोर्स से पानी
दिया जाएगा टर्बाइन्स पे, जिससे बिजली पैदा होती है। तो जो डैम बनाया जा रहा है इसके विरुद्ध लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह जरा सा भी आया, यानी कि भूकंप आया, तो ये डैम टूट गया, तो आसपास के लोग भाई साहब जो यहाँ पे रहते हैं, ये पूरा रीजन पानी से डूब जाएगा, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी आसपास के गांव में, विलेज वगैरह जो यहाँ पे हैं। तो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट है सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी। देखो आरटीपीसीआर एक टेस्ट होता है डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे कोरोना वायरस की जो डिसीज हो है, यानी कि कोविड 19 को भी डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है। डिटेक्ट का मतलब पता लगाना। तो ये सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी क्या है? ये सिंपल टेक्नोलॉजी है और फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि बहुत तेजी से इसमें टेस्ट किया जा सकता है और बहुत ही साधारण सी टेक्नोलॉजी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पैसा भी इसमें खर्चा भी कम आता है और पेशेंट फ्रेंडली भी है, यानी कि पेशेंट को भी कोई परेशानी नहीं होती। जैसे क्या होता है अभी नस्ल का, यानी कि नाक से सैंपल लेते हैं ना, आरटीपीसीआर टेस्ट जब करते हैं, नाक में आपके एक इंस्ट्रूमेंट घुसाते हैं, आपके नाक से जो लिक्विड लेते हैं, और उससे पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, छींक वगैरह आती हैं और मतलब खुजली होती है, तो ये टाइप की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इससे नहीं होगी, कंफर्टेबल टेस्ट है ये एक तरह से इंस्टेंट रिजल्ट देगा टेस्ट का बहुत जल्दी से। रूरल और ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। कैसे काम करता है ये? देखो सेलाइन गार्गल, सेलाइन का मतलब होता है नमकीन, गार्गल का मतलब आप सब जानते हो गरारे करना, जैसे पानी मुंह में भर के गरारे करते हैं ना, तो ऐसा ही सेलाइन गार्गल एक मेथड है ये सिंपल। इसमें क्या है, एक ट्यूब होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है, ट्यूब होती है गिलास की, कांच की, उस ट्यूब में एक सेलाइन सॉल्यूशन भरा रहता है, एक नमकीन लिक्विड सा रहता है। उस लिक्विड से क्या है, पेशेंट को जिसका भी टेस्ट करना है वो गार्गल करता है, अपने मुंह में डालता है, उसके गरारे करता है, और गार्गल करने के बाद दोबारा इस ट्यूब में भर देता है उसको, उस जो सॉल्यूशन था वो लिक्विड था। अब इस सॉल्यूशन को लैब में लेके जाएंगे और उसे हीट करेंगे टेम्परेचर पे। पहले रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट रखा जाता है और फिर हीट करा जाता है, ये गर्म किया जाता है और फिर प्रोसेसिंग की जाती है आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। ये कौन किसने प्रिपेयर किया है ये सॉल्यूशन, जो लिक्विड इसमें जिससे गार्गल किया जाता है, ये लिक्विड तैयार किया है नीरी ने। नीरी एक इंस्टीट्यूट है भाई साहब, इसने क्या है, ये नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है नीरी का। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीरी, नागपुर में हेडक्वार्टर है। इसने ये सॉल्यूशन बनाया है लिक्विड, जिससे गार्गल किया जाएगा। अब गार्गल को फिर 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा जाएगा, जितना रूम में टेम्परेचर है, तापमान है, और फिर हीट किया जाएगा और प्रोसेसिंग करके पता लगाया जाएगा, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर लगभग पता लगा लेंगे कि ये मतलब क्या है बीमारी, क्या नहीं है। ये जो निरी ने ये टेक्नोलॉजी दी है एमएसएमई को, माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये मिनिस्ट्री क्या है, इस टेक्नोलॉजी का कॉमर्शलाइजेशन करेगी, मतलब आगे तैयार करेगी, प्रिपेयर करेगी और इसके टेस्ट वगैरह किए जा सकें, ताकि ये निरी इंस्टीट्यूट है, ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंडर काम करता है निरी। नेक्स्ट टॉपिक है सामवतसरी। सामवतसरी, ये सामवतसरी भी एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, जिसे जैन कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। और जैन कम्युनिटी में आप जानते हो मेजर जो इस जैन कम्युनिटी में सेक्ट होती हैं, जैसे देखो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम में सुन्ना, ये सुन्नी और सिया होते हैं ना, मुस्लिम धर्म में दो सेक्ट मेजर, सुन्नी और सिया। और जैसे हिंदू धर्म है उसमें भी जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र ऐसे सेक्ट होती हैं अलग अलग। ऐसे ही देखो जैन धर्म में भी दो मेजर है सेक्ट हैं, आप सब जानते हो, दिगंबर है एक तो, और क्या है श्वेतांबर। श्वेतांबर उनको बोलते हैं जो सफ़ेद कपड़े वगैरह पहनते हैं, और दिगंबर कौन से कपड़े पहनते हैं, ये कुछ भी नहीं पहनते, इनके जो मतलब वो होते हैं ना मॉन्क वगैरह, वो कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं पहनते दिगंबर के। लेकिन जो ये सामवतसरी जो फेस्टिवल है, श्वेतांबर जो जैन होते हैं सेक्ट जो होती है जैन के अंदर, वो मनाते हैं इसको, उनका फेस्टिवल है, त्यौहार है। इसमें जो ये पर्यूषण पर्व होता है इनका, इसे पर्यूषण पर्व भी बोलते हैं, या पर्यूषण भी खाली सिंपल पर्यूषण बोलते हैं, या पर्यूषण पर्व, पर्व का मतलब त्योहार ही होता है फेस्टिवल। और ये जो क्या है 8 डे ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेयर इसमें होती है, और लास्ट डे जब ये पर्यूषण पर्व मनाया जाता है उसमें जो 8 दिन तक प्रेयर चलती है, और उसके 8वें दिन पे ये मनाया जाता है संवत्सरी फेस्टिवल। ये शुक्ला पंचमी जो होती है हर साल आती है जैन कैलेंडर के हिसाब से। और ये जो हिंदू जो मतलब हिंदी का जो कैलेंडर होता है ना, हिंदी का कैलेंडर में भाद्रपद का जो महीना आता है, जिसमें नोखाई नाम का हमने त्यौहार सबसे पहले पढ़ा था फेस्टिवल का, जो उड़ीसा में मनाया जाता है, उसी महीने में जो अगस्त से सितंबर के बीच में लगभग आता है, भाद्रपद का महीना अगस्त से सितंबर के बीच में, उसी महीने में जैन कैलेंडर के हिसाब से शुक्ल पंचमी आती है हर साल, जिसे जैन जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मनाते हैं। तो उसी के टाइम पे ये आता है त्यौहार जो संवत्सरी है। इस संवत्सरी को डे ऑफ फगिवनेस भी बोलते हैं, फगिवनेस का मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करने वाला दिन भी बोलते हैं इस संवत्सरी को। नेक्स्ट है 100% डोज ऑफ वैक्सीनेशन। देखो गोवा अभी सेकंड स्टेट बन गया है जिसमें 100% कोविड-19 की वैक्सीन लग गई है, यानी कि फर्स्ट डोज।
हर एक आदमी को पहली डोज लग चुकी है, सारे जितने भी एलिजिबल रेजिडेंट है गोवा में। इससे पहले फर्स्ट स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश। तो बस इतना याद रखना, सबसे पहले कौन सा स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, जिसमें पहली डोज हर एक आदमी को लग चुकी थी, और दूसरा है गोवा। नेक्स्ट है एनसीएलटी एंड ईटाई। देखो एनसीएलटी क्या है पहले ये जान लेते हैं। अभी देखो इनके जो मेंबर है ना एनसीएलटी वगैरह का, वो अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ने, इसलिए न्यूज में आया। ऐसे आईटीआई भी न्यूज में आया। तो एनसीएलटी क्या है, ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होती है आप सब लोग जानते हो भाई साहब, जैसे कोर्ट काम करते हैं, केस सुनते हैं, ऐसे ये केस सुनते हैं। कोर्ट का जो बर्डन है वो कम करने के लिए ये एनसीएलटी बनाई जाती है। कोर्ट का जितना भी काम है वो कम हो जाए, तो एनसीएलटी पे कौन से केस जाते हैं, इससे कंपनी से रिलेटेड केस जाते हैं। जैसे कंपनी के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, वो कंपनी के कहाँ जाते हैं, एनसीएलटी में जाते हैं। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है इंडिया में। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि यानी कि जैसे जुडिशरी कोर्ट वगैरह काम करते हैं, ऐसे ये काम करती है सिविल कोर्ट की तरह। ये 1 जून 2016 को एस्टेब्लिश की गई थी एनसीएलटी। कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्ट है हमारा, उसके अंदर ये बनाई गई थी। और इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी बनाने की, वो जस्टिस इराडी कमेटी बैठी थी, एक इराडी कमेटी। तो इराडी कमेटी आपको याद रखनी है। एनसीएलटी के लिए बनाने के लिए किसने सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी, इराडी कमेटी ने। उसके रिकमेंडेशन पे ये बनाई गई थी। जितने भी मान लो कंपनी लॉ या इंसॉल्वेंसी लॉ जो कानून है, ये कंपनी कानून जो ये 2013 का एक लॉ है या इंसॉल्वेंसी लॉ है, इसके रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं, मामले, ये एनसीएलटी सुनती है। इसके जो मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उनका जो कार्यकाल होता है, ड्यूरेशन 5 साल का होता है, या फिर 65 ईयर्स एज, मतलब या तो 65 साल या 5 साल तक। 5 साल के बाद अगर उनकी 65 साल एज नहीं हुई और एज है, तो उनका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जितना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी, आगे भी उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है अगर 65 साल के नहीं हुए हैं तो। और एक चीज़ और याद रखनी है, जब एनसीएलटी में मान लो कोई कंपनी को सेटिस्फेक्शन नहीं है इसके ऑर्डर से, तो इसका ऑर्डर को कहाँ पे चैलेंज कर सकती है, कहाँ पे फाइल कर सकती है, इसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट केस फिर जाती है वो एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल में। और जब ये ऑर्डर देती है, इसके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है कोई कंपनी, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। तो इस तरह से जाता है। नेक्स्ट है हमारा ITAT। ये क्या है, इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल। इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल, ये इनकम टैक्स रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, मामले होते हैं, उनको कौन सुलझाता है, इस ट्राइब्यूनल में जाते हैं, आईटैट में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी मतलब एक्ट बना के ये बनाई गई थी, और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं इसमें जाते हैं और इनको सुलझाती है। देखो ये सबसे पहली ट्राइब्यूनल थी इंडिया में, जो 25 जनवरी 1941 को बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी। इसलिए इसको मदर ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बनाई गई थी, इसलिए मदर ट्राइब्यूनल बोलते हैं इसको। और डेट आपको याद रखनी है 25 जनवरी 1941, यानी कि 25 जनवरी 1941। ये जितने भी मान लो आई टेट की जो इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम नहीं करती है, क्योंकि देखो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं ये सुलझाती है। और टैक्स का मामला आता है, मन में ये आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती होगी, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, इस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, उसके अंडर ये काम करता है ये ट्राइब्यूनल। यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करता है। इसका जो ऑर्डर पास करती है, जो आईटैट जो भी, ये अपेलेट मतलब चैलेंज किया जा सकता है, अपील की जा सकती है इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में। मतलब जो भी इसने डिसीजन दिया, उस डिसीजन से कोई मान लो आदमी जिसके विरुद्ध दिया वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है इसके डिसीजन के अगेंस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड। देखो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें डेटा तैयार किया जाता है, सारा डेटा होता है, जिस पे भी संदेह होता है, सस्पेक्ट होता है, कोई क्रिमिनल होता है, इसका सारा डेटा होता है किस पे, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड पे। यानी कि क्या है, एक पोर्टल है, एक इंटरनेट पे साइट है, जिसको कुछ इस पे एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट किए जाते हैं इस एजेंसी के लिए, एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और वो जनरली आईपीएस होते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो भाई साहब यूपीएससी की, आईएएस आईपीएस वगैरह बनोगे, तो इसके नेट ग्रिड के एग्जीक्यूटिव आप भी बन सकते हो। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर के अंडर ये रहता है डेटाबेस। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो टारगेट ये रखेगा, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा इसमें, और इंडिया की जो काउंटर टेरर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा। मतलब जो टेररिस्ट आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो काम करते हैं एजेंसी वगैरह, वो उनको प्रमोशन मिलेगा, मतलब एक तरह से उनको इंकरेजमेंट मिलेगा। तो नेट ग्रिड है क्या, देखो ये रोबस्ट मैकेनिज्म है टू ट्रैक सस्पेक्ट, मतलब जिस पे भी संदेह होता है, जिस आदमी पे मान लो ये आतंकवादी गतिविधि कर सकता है या इलीगल एक्टिविटी कर रहा है इंडिया में, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक अच्छा एक मैकेनिज्म है नेट ग्रिड।
जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं हमारे इंडिया में उनको रोकने के लिए रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इमाइग्रेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इंडिविजुअल के टैक्स पेयर से रिलेटेड या एयर एंड ट्रेन ट्रेवल, मतलब जितना भी इंडिविजुअल का डेटा है, कब उसने जहाज में बैठ के गया, कहाँ पे ट्रेवल किया, बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इमाइग्रेशन, कहीं पे कोई पर्सन मान लो हमारे इंडिया में कहीं और बाहर से आया है तो सारी इन्फॉर्मेशन किस पे होगी, नेट ग्रिड पे। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसको कौन चेयर करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, प्राइम मिनिस्टर। ये 2010 में इसने अप्रूवल दी थी कि 34,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए थे नेट ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए 2010 में। अब इस डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, देखो इसमें क्या है, 10 सेंट्रल एजेंसी हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये क्या है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिनके लिए मतलब डेटा कोई लेना है, इससे किसी भी आदमी का वो डेटा इस पर मिल जाता है, नेट ग्रिड से ले सकते हैं। इसमें 21 जो प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टेलीकॉम, टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, इमिग्रेशन, जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड, ऐसी 21 ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और इस प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। तो जितनी भी ये एजेंसी रहती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी वगैरह, रॉ वगैरह, इनको मतलब एक तरह से फैसिलिटी मिल जाती है, एक जगह पर डेटा मिल जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी कि इसका आलोचना करते हैं। वो क्या है, देखो नेट ग्रिड क्या है, ये जो प्राइवेसी का वॉयलेशन कर सकती है किसी इंडिविजुअल का, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करके। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म है, और राइट टू प्राइवेसी आप सबको पता है फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन करती है, अगेंस्ट है उसके। और जो टेरर को प्रिवेंट करने में इसकी जो एफिकेसी है वो भी अभी प्रूव नहीं हुई है कि आतंकवाद को रोकने में ये सहायक होगी। और जो डिजिटल डेटाबेस है नेट ग्रिड का, ये मिसयूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या है, हैव ऑल्सो अपोज अमिड फियर्स। इस मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी क्या है वो अपोज किया है, क्योंकि इसमें क्या है, जो टेरिटरी वगैरह का जो भी डेटा वगैरह इसमें रहता है जिससे भी रिलेटेड, वो लीक हो जा सकता है इसका डेटा। तो बहुत सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे आईबी, रॉ वगैरह, वो भी इसका विरोध करती हैं कि इसका डेटा लीक हो सकता है, जो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है तो वो लीक हो सकता है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है इन 4 पॉइंट के बेस पे। नेक्स्ट है कि अब जब इनका विरोध किया जाता है तो नेट ग्रिड की जरूरत क्या पड़ी, देखो जरूरत इसलिए है क्योंकि नेट ग्रिड क्या है, ये एक मतलब जो पुलिस वगैरह अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है किसी इंडिविजुअल से फोर्सफुली, मतलब हार्श और कोर्सिव मीन्स के जरिए, कोर्सिव का मतलब है फोर्सफुली, किसी को मार के धमका के, किसी देख जैसे मान लो कोई पर्सन सस्पेक्ट है, संदेह, उससे मार के धमका के उससे इन्फॉर्मेशन लेती है कि भाई साहब कहाँ से आए हो, कहाँ से हो, कैसे, ये सब इन्फॉर्मेशन। लेकिन इट्स नेट ग्रिड के जरिए क्या है, ये चीज़ की जरूरत नहीं होगी, पुलिस को मारने धमकाने की जरूरत नहीं होगी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर होगी। मान लो कोई इमाइग्रेंट आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जब आएगा देश में घुसेगा सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कोई भी मान लो किसी और मान लो बैंकिंग से इन्फॉर्मेशन सारे उसकी इस पोर्टल पे होगी, तो पुलिस को मारने धमकाने की जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं होगा। जैसे मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना भाई साहब, जब ये पुलिस वगैरह मार रही है, धमका रही है किसी मानव को, क्योंकि उसका भी तो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है डिग्निटी के साथ रहना, तो ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेट ग्रिड जो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह इनको सहायता करेगी, मान लो जिस पे भी पर्सन पे सस्पेक्ट है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सारा डेटा, और इससे क्या है जो पुलिस वगैरह वो भी इसका डेटा एक्सेस कर सकेगी, मतलब डेटा इमीडिएटली, जैसे किसी भी पर्सन की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए तो इसकी हेल्प ले सकती है इस डेटा की। तो इतने सारे फायदे होंगे, और इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति।